पीएम मोदी नवरात्रि पर गुजरात के दौरे पर हैं तो देश के दूसरे हिस्सों में भी नवरात्रि की धूम है। और आज नवरात्रि का चौथा दिन है और आज मां दुर्गा के कुष्मांडा रूप की पूजा की जाती है। इस मौके पर देश भर के मंदिरों में मां दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है और इसके साथ ही देश भर में नवरात्रि के मौके पर त्योहार के अलग अलग रंग भी दिख रहे हैं। कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल में जहां दुर्गा पूजा की धूम है, पूजा पंडालों में मां दुर्गा की मूर्ति स्थापित हो रही है, तो दिल्ली में रामलीला का मंचन हो रहा है। वैसे ही गुजरात में नवरात्रि पर गरबा का शोर है। उत्तर भारत में नवरात्रि के तहत 9 दुर्गा की पूजा हो रही है। दुर्गा पूजा के दौरान कोलकाता से एक खास तस्वीर भी आई है, जहां पर सीएम ममता बनर्जी बंगाल की पारंपरिक ढाक बजाती नजर आई हैं। ममता बनर्जी कोलकाता के सुरुचि संघ पूजा पंडाल के उद्घाटन के लिए पहुंची थी और ममता ने पहले पूजा पंडाल का उद्घाटन किया और फिर ढोल भी बजाया। बंगाल में इसको ढाक कहा जाता है। ढाक ड्रम की तरह ही एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। सोशल मीडिया पर ममता बनर्जी की ढाक बजाती तस्वीरें अब खूब वायरल हो रही हैं। ममता बनर्जी के बंगाल में मंत्री फिरहाद हकीम भी ढाक पर साथ देते हुए उनका नजर आया। और टेरर फंडिंग और आतंकी गतिविधियों की साजिश के चलते पीएफआई को बैन करने के बाद पूरे देश में सतर्कता बढ़ती जा रही है। पुलिस लगातार संवेदनशील इलाकों पर नजर रख रही है और कई जगहों पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है। पीएफआई के सदस्यों की साजिश का भी खुलासा होता है। लखनऊ से गिरफ्तार अहमद बेग नदवी के वीडियो एजेंसियों के हाथ लगे, जिनमें वो लोगों को भड़काने का काम कर रहा था। वहीं लखनऊ से एक और गिरफ्तारी हुई है। लखनऊ से गिरफ्तार दिलशाद के पास से आपत्तिजनक लिटरेचर, मीटिंग के दस्तावेज, मोबाइल फोन मिला। पीएफआई को बैन करने के बाद अब सबूतों की बड़ी फहरिस्त सामने आ रही है। पीएफआई आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंच ही गया। धर्म का पर्दा डालकर भोले भाले नौजवानों को टेरर का रास्ता दिखाने वाले संगठन पर बैन पूरे सबूतों के साथ लगाया गया, लेकिन गिरफ्तारियों का सिलसिला अभी थमा नहीं है। ये दिलशाद है जिसे एसटीएफ ने लखनऊ के कृष्णा नगर के आजाद नगर से गिरफ्तार किया है। दिलशाद के पास से आपत्तिजनक लिटरेचर, मीटिंग के दस्तावेज और मोबाइल फोन बरामद हुआ है। इससे पहले दिलशाद सीएए और एनआरसी के प्रदर्शन को लेकर भी जेल जा चुका है। लिस्ट लंबी है, इसलिए सबूतों की फहरिस्त देखने से पहले आपको बताते हैं कि कैसे देश भर में बड़ा ऑपरेशन चला। फैसला चुनौती भरा था, इसलिए सतर्कता बढ़ती गई। किसी को भी कानो कान खबर नहीं हुई। पहले राउंड में एनआईए के 200 अफसरों के साथ राज्य पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की टीमें लगी। पहले राउंड में हुई गिरफ्तारियों के बाद सुराग मिलते चले गए। इसके बाद 27 सितंबर को पड़े छापों में जो सबूत मिले, उसने सरकार को मुतमईन कर दिया कि पीएफआई देश के लिए खतरा बनता जा रहा है। लिहाजा 24 घंटे के अंदर प्रतिबंध लगा दिया गया। और अब आपको दिखाते हैं सबूतों की वो लिस्ट जो पीएफआई के ठिकानों से बरामद हुई है। एनआईए के मुताबिक यूपी के बाराबंकी से गिरफ्तार पीएफआई नेता मोहम्मद नदीम के यहां से बम बनाने के तरीके सिखाने वाले डॉक्यूमेंट मिले। यूपी से ही पकड़े गए पीएफआई नेता अहमद बेग नदवी के वहां से आसानी से मिलने वाले सामान की मदद से आईडी बनाने का नुस्खा बताने वाली किताब मिली। तमिलनाडु से गिरफ्तार किए गए एसडीपीआई के नेता बरकतुल्लाह के ठिकाने से जीपीएस से लेस 2 मरीन वॉकी-टॉकी सेट मिले। बेंगलुरु से पकड़े गए पीएफआई नेता शाहिद खान के घर से भारी तादाद में नकदी बरामद हुई। कोलकाता और महाराष्ट्र में पीएफआई के नेताओं के यहाँ से फिजिकल ट्रेनिंग देने की गाइड मिली। रेड्स के दौरान एजेंसियों को बहुत से ब्रोशर, दस्तावेज और सीडी मिले, जिनमें पीएफआई के मिशन 2047 का जिक्र है। इसके अलावा जांच एजेंसियों को पेन ड्राइव्स भी मिली हैं, जिनमें इस्लामिक स्टेट और गजवाई हिंद के वीडियो हैं। सरकार के पास पीएफआई के खिलाफ इतने ठोस सबूत हैं कि खुलेआम हिमायत करने वाले असदुद्दीन ओवैसी को अपना बयान लिखकर पढ़ना पड़ गया। मैंने हमेशा पीएफआई की जो ये रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच है, उसका हमेशा मैं अपोज किया हूं और करता रहूंगा, चाहे कोई रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच अडॉप्ट करेगा। मगर ये बैन इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि
चंद इंडिविजुअल अगर कोई क्राइम करते हैं, उस बिना पर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को बैन करेंगे, ये जो ड्रैकोनियन बैन जो लगाया गया है, ये मुस्तकबिल के लिए एक डेंजरस चीज़ है। क्योंकि आप ये कहना चाहेंगे कोई भी मुसलमान अपनी दिल में जो बात है, जहन में बात है, वो ना करे। केवल पीएफआई ही नहीं बल्कि उसके सहयोगी संगठनों पर भी बैन लगा दिया गया है। सरकार की तरफ से जारी गैजेट में साफ साफ लिखा गया है कि पीएफआई सामाजिक संगठन की आड़ में सीक्रेट एजेंडा चलाते हैं। ये संगठन मुस्लिमों को कट्टर बनाने के लिए भड़काते हैं, देश में लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं, देश के संविधान के खिलाफ काम करते हैं, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के मंसूबे को लेकर काम करते हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक पीएफआई आपराधिक और आतंकी गतिविधियों में शामिल है। यही नहीं, पॉपुलर फ्रंट के इस्लामिक स्टेट, जमात अल मुजाहिदीन बांग्लादेश और अफगानिस्तान में एक्टिव आतंकी संगठनों से संपर्क रहे हैं। ये संगठन युवकों को हथियारों की ट्रेनिंग देने के लिए कैंप लगाता था। पीएफआई के नेता युवाओं को आईएसआईएस में शामिल होकर जिहाद के लिए उकसाते थे। पीएफआई और इससे जुड़े संगठनों ने फॉरेन फंडिंग का बड़ा नेटवर्क चला रखा था। जांच एजेंसियों को इनके खातों में भारी मात्रा में कैश जमा होने के सबूत मिले हैं। विदेशी पैसे और विदेशी संगठनों से सहयोग लेकर पीएफआई देश में अस्थिरता फैलाने में लगा था। पीएफआई के खिलाफ सबूत और आरोपियों से मिले सुराग पुख्ता हैं, इसलिए सरकार ने इतनी तैयारी के साथ बैन का नोटिफिकेशन जारी किया कि विरोधी पार्टियों के लिए भी मजबूरी बन गई। पीएफआई का जांच हो रहा है और पीएफआई के तरह जितने भी संगठन हैं, इंक्लूडिंग आरएसएस, सब पर प्रतिबंध लगाइए। एकरूपता लगे, दिखने को लगे, ऐसा नहीं कि ये फीलिंग जाए कि खास करके मुस्लिम संगठनों को ये तो दुर्गा वाहिनी भी बनाए थे और आरएसएस को बैन पहले भी किया गया था, इमरजेंसी में भी, और एक साथ इस तरह के जितने भी संगठन हैं सबको बैन करिए। कांग्रेस पार्टी ने 1948 में बापू की हत्या के नाम पर संघ पर बैन लगाया और वह उस बैन को सिद्ध करने में असफल हुई। उसके बाद 1975 में कांग्रेस उस समय की पंत प्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी ने तानाशाह बनने के लिए लोकतंत्र और संविधान को कुचलते हुए आपातकाल लगाते हुए संघ पर प्रतिबंध लगाया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।